हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार बच्चों, सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है मैड गुरु नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन सेशंस के अंदर, क्वेश्चन सेशंस के अंदर। हाँ बेटा, सभी को वेरी गुड इवनिंग। नरेंद्र, गौरव, सूरज, हेमराज, रानू धाकड़, आयरन मैन, कृतिका बेटा वेरी गुड इवनिंग। और सभी का एक बार फिर से स्वागत बेटा। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हमारा जो आज का टाइटल है ओटी एंड आईसीयू इंस्ट्रूमेंट्स, तो इनके ऊपर बेटा आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। किस तरीके के, जब हम ओटी के अंदर जाते हैं, ऑपरेशन थिएटर का सेटअप होता है, क्रिटिकल केयर का सेटअप होता है, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स अपने को वहाँ देखने को मिलते हैं, क्या उनका फंक्शनिंग होता है, किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, उससे पहले बेटा आप लोगों के लिए ज़रूरी सूचना कि जो मैडगुरु नर्सिंग एकेडमी है, उनका जो नया बैच है बेटा, कल से रेगुलर क्लासेस जो है 15 मई 2023 से सवेरे 8:30 बजे शुरू होने जा रहा है। अगर कोई बालक बालिका ऐसा है जिनके एग्जाम्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो हैं, या जो कोई भी वर्क कॉलेज से रिलेटेड बाकी है, तो बेटा जो आगे आने वाले बैचेस हैं उनकी सूचना के लिए नीचे दिए गए नंबरों के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। और जल्दी से जल्दी हमारे जो ऑफलाइन प्रोग्राम है उसको आप ज्वाइन करें। और किसी भी अन्य सहायता के लिए, अन्य सूचना के लिए बेटा हमारे नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो बेटा आज का हमारा जो सेशन है उसको शुरू करते हैं, और ये जो क्लास है इसको बेटा आप शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। तैयार हो सारे? एक जोरदार वाला गुड इवनिंग है ना? तैयार सारे खिलाड़ी? बिल्कुल जोश वाली क्लास होनी चाहिए अपनी, ऐसे थके थके मरे मरे नहीं, बिल्कुल टू वे कम्युनिकेशन चाहिए। और हमेशा की तरह बेटा आप लोग एक नोट पैड लेके बैठ जाओ, क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि आपके पास ना उसका एक जो हैंड आउट्स होते हैं वो रहे, क्योंकि जब भी आप कभी भूल जाओगे, कुछ डाउट आएगा, तो आपके पास कुछ सोर्स होना चाहिए जिसे आप बाद में बेटा पढ़ सको। ठीक है, तो जब भी हमारी कोई भी क्लास होती है मैड गुरु की ऑनलाइन सेशन, तो बेटा आप लोग एक नोट पैड और 2-3 कलर के पेन लेकर के बैठा करो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ में। एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा एक टेक्निकल इशू है, 1 मिनट चाहूंगा बस आप लोगों का।
हाँ, तो ये बेटा आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर जो आ रहा होगा कि आइडेंटिफाई द आर्टिकल शोन इन इमेज बिलो विच इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग पीपीवी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। ठीक है, जो इमेज के अंदर बेटा पिक्चर आपको दिखाया गया है इसको आप देखिए। ठीक है, जो आर्टिकल आपको दिखाया गया है जिसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देने के लिए यूज किया जाता है, ये वाला जो आर्टिकल बेटा आपको इमेज में दिखाया गया है, इसका नाम क्या है, इसको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस आपके रहे, ऑप्शन ए है मैकेनिकल वेंटिलेटर, ऑप्शन बी है वेंचुरी मास्क, ऑप्शन सी है बाईपेप मशीन और ऑप्शन डी है रीब्रीदर मास्क। फिर से बेटा आप लोगों को बता दूं कि आज का जो हमारा सेशन होने वाला है ना, मोस्टली द सेशन विल बी रिलेटेड टू द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर रेगुलरली यूज्ड इन ऑपरेशन थिएटर एंड आईसीयू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अच्छा ये बेटा सारे के सारे जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पुराने पेपर्स के अंदर पूछे जा चुके हैं और आगे आने की बहुत ज्यादा संभावना बनी रहती है, तो उन्हीं टॉपिक्स को अब हम डिस्कस करते हैं, चाहे किसी भी टीचर का लाइव सेशन हो, क्योंकि नॉर्सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आपका जो टू वे कम्युनिकेशन है और पार्टिसिपेशन है होना चाहिए। लगभग बच्चों के आंसर आना शुरू हो गए हैं। हेमराज, भूपेंद्र, आयरनमैन सभी को लगता है बेटा सी। देखो ये इस तरीके के इमेज बेस्ड क्वेश्चन बेटा, क्योंकि हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है वो इस तरीके का है कि करीब करीब 80 से 90 क्वेश्चन आपके एमएसएन फंडामेंटल से, यानी लगभग आधा पेपर आपका एमएसएन फंडामेंटल से आएगा और एमएसएन के अंदर भी एक जो बहुत बड़ा पोर्शन है वो क्रिटिकल केयर का रहने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन की तरफ देखो बेटा। मैकेनिकल वेंटिलेटर जो होता है एक मशीन होती है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये जो है ये हमको मैकेनिकल वेंटिलेटर जैसा दिखाई नहीं दे रहा। वेंचुरी मास्क होता है तो बेटा वेंचुरी मास्क इस तरीके का नहीं होता। और दूसरा ये जो एक डब्बे जैसा स्ट्रक्चर है जिसको आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको मैं रेड कलर से देखो मार्क कर देता हूं, ये जो है इस टाइप की कोई भी चीज वेंचुरी मास्क से अटैच्ड नहीं होती है, तो ये वेंचुरी मास्क नहीं है क्योंकि उससे तो ऑक्सीजन का सोर्स अटैच्ड होता है। और वेंचुरी मास्क में बेटा कलर कोडिंग होती है ना, सबसे ज्यादा एक्यूरेट जो ऑक्सीजन की डिलीवरी होती है वो वेंचुरी मास्क के द्वारा होती है, तो दिस इज नॉट अ वेंचुरी मास्क। बाईपैप मशीन और रीब्रीदर मास्क बेटा इस पे कोई बैलून वगैरह कुछ नहीं लग रहा है ना, तो रीब्रीदर नॉन रीब्रीदर उस तरीके के मास्क भी ये नहीं है। सभी लोगों का आंसर ठीक था कि बेटा दिस इज ए बाईपैप मशीन, ये एक बाईपैप मशीन है। अच्छा बेटा कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे को बाईपैप की फुल फॉर्म बता सकते हैं? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बाईपैप? प्लीज कमेंट फास्टली, फटाफट कमेंट करके मेरे को बताओ कि बाईपैप की फुल फॉर्म क्या होती है, फिर फटाफट से हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये बाईपैप क्या बीमारी है। देखो बेटा जो वेंटिलेशन होती है, वेंटिलेशन, और वो भी पीपीवी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। देखो दोस्तों होता ऐसा है कि नॉर्मली तो हम लोग सभी अपने आप सांस ले रहे हैं, है ना बेटा, जब तक मैं समझा रहा हूँ आप लोग पीपीवी की सॉरी बाईपैप की जो फुल फॉर्म है वो कमेंट करके बताएं। अब नॉर्मली होता क्या है बेटा, हम लोग अपने आप सांस लेते हैं, अपने आप ब्रीथ करते हैं, इसको कहा जाता है स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग। वी आर, है ना, हम क्या कर रहे हैं, अपने आप इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। हाँ वेरी गुड बेटा रोहित, बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, बिल्कुल सही है रोहित शुक्ला का आंसर एकदम सही है बेटा। बाईपैप का मतलब होता है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। अब ये बीमारी क्या है, कोई, अब नॉर्मली तो हर व्यक्ति अपने आप सांस लेता है, लेकिन बेटा कुछ कंडीशंस, अगर बहुत ज्यादा कोई ब्रेन का इन्फेक्शन हो जाए, हेड ट्रॉमा हो जाए, हेड इंजरी हो जाए, कोई ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाए, एनेस्थीसिया का इफेक्ट हो, ऐसी सारी कंडीशंस के अंदर पर्सन अपने आप सांस नहीं ले सकता, तब बेटा उसको जरूरत पड़ती है वेंटिलेटर के सपोर्ट की। ठीक है, अच्छा दूसरी कंडीशन, आपने जब भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई बीमारी पढ़ी होगी, सबका कॉम्प्लिकेशन आपने पढ़ा होगा कि एक रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। कोविड कोरोना के अंदर हम लोगों ने देखा कि हर जो पेशेंट था उसका सैचुरेशन ड्रॉप होने लग जाता है, इतने सारे वेंटिलेटर्स भी नहीं थे, तो कुछ लोगों को मास्क वगैरह ऐसा कुछ मास्क वाला जुगाड़ लगाया, उस पर मैनेज किया गया। जिनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई उनको हम लोगों ने वेंटिलेटर से मैनेज किया। तो जो पीपीवी है, पीपीवी का मतलब है बेटा पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब ही होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई कमरा है ना, वो बहुत वेल वेंटिलेटेड है। वेंटिलेशन का मतलब होता है हवा का आना जाना। किसी कमरे में अगर 2-3 खिड़कियां बनी है तो द रूम इज वेल वेंटिलेटेड, उसका वेंटिलेशन अच्छा है, यानी हवा का आनागमन जो है, आना और जाना उसमें अच्छा हो रहा है, तो द रूम इज वेल वेंटिलेटेड। हमारे लंग्स के रेफरेंस में व्हाट इज वेंटिलेशन,
हवा का अंदर जाना और बाहर आना, ये हमारे लंग्स के लिए वेंटिलेशन है। नॉर्मली हम वेंटिलेशन अपने आप कर लेते हैं, लेकिन जब व्यक्ति अपने आप वेंटिलेशन नहीं कर पाए तो मशीन के द्वारा ये वेंटिलेशन करवाया जाता है। और क्योंकि आजकल सारे के सारे वेंटिलेटर डिवाइसेस पॉजिटिव प्रेशर के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, किसी एक प्रेशर से अंदर हवा को डालते हैं और हमारे लंग्स को फुला देते हैं, इसलिए कहा जाता है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। बेटा पीपीवी दो तरीके से दिया जाता है, क्या कह रहे हैं बच्चे? बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे पैसे। आई हैव ए क्यूरी, प्लीज एक्सप्लेन डिफरेंट मोड्स ऑफ बाईपैप। वही बेटा रोहित, वही हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जो मोड्स हैं, किस तरीके से बाईपैप काम करता है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा इसलिए एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि सब बच्चों को तो नहीं पता ना कि बाईपैप कैसे काम करता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन आर देयर, ठीक है। तो ये जो पीपीवी है ये बेटा हम दो तरीके से दे सकते हैं। जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है ये हम दो तरीके से दे सकते हैं। नंबर एक होता है नॉन इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव। दूसरा होता है इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव उसको कहा जाता है जिसके अंदर बेटा व्यक्ति के अंदर कोई भी ट्यूब डालने की आवश्यकता नहीं है। नो ट्यूब इंसर्शन इज रिक्वायर्ड। पीपीवी इज गिवन विथ मास्क। एक मास्क की मदद से पीपीवी दे दिया जाता है। तो बेटा मैंने आपको बताया कि जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है दो प्रकार से दिया जा सकता है, एक होता है नॉन इन्वेसिव और दूसरा होता है इन्वेसिव। ये हो गया नॉन इन्वेसिव। तो बेटा पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देने के दो तरीके हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दो तरीके, नॉन इन्वेसिव यानी इसके अंदर हमको पेशेंट के गले में किसी प्रकार की ट्यूब डालने की जरूरत नहीं है, ना ईटी ट्यूब की जरूरत है ना ट्रेकियोस्टोमी की जरूरत है। जैसा कि हमने लिखा पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन सिर्फ एक मास्क की मदद से दिया जा सकता है और एक मशीन होती है उसको कहा जाता है बेटा बाईपैप मशीन, जिसका आपने अभी क्वेश्चन देखा, ठीक है। आपने कोरोना में भी देखा होगा, जो भी व्यक्ति थोड़ा बहुत खुद सांस ले सकता है उसको एक मास्क लगा दिया जाता है। अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगा बाईपैप मास्क दिखता कैसा है, ठीक है। इसको एनआईवी मास्क भी बोलते हैं, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन मास्क, एनआईवी मास्क भी उसको बोलते हैं। और जो मशीन बेटा आपको दिखाई दे रही थी अपने क्वेश्चन के अंदर, ये जो मशीन है इस मशीन को कहा जाता है बाईपैप मशीन। ये जो मशीन आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज बाईपैप मशीन, बाईपैप मशीन। और ये जो मास्क है इस मास्क को कहा जाता है बेटा बाईपैप मास्क। पूछे जा चुके क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा फोकस करें और साथ में बेटा आप लोग लिखते रहें तो आप लोगों के लिए और बेटर हो जाएगा, है ना। अच्छा ये जो नॉन इन्वेसिव है, नॉन इन्वेसिव एनआईवी है, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, इसके कुछ मोड्स होते हैं बेटा, जैसे कि एग्जाम्पल बाईपैप, सीपैप एक्सेट्रा। बाईपैप की फुल फॉर्म हो गई बेटा बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो आज के बाद अगर ऐसा कोई सिस्टम आ जाए, ऐसा कोई इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक छोटी सी डब्बे जैसी मशीन रखी हो, तो याद रखना बेटा वो बाईपैप मशीन है, ठीक है। और बाईपैप मशीन से जुड़ा जो मास्क होता है जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इस तरीके का, इस मास्क को कहा जाता है बेटा बाईपैप मास्क या सीपैप मास्क या एनआईवी मास्क, एक ही बात है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर बाईपैप और सीपैप में क्या फर्क है। बेटा ये मोड्स हैं अलग अलग। जैसे एक वेंटिलेटर मशीन होती है उसके अंदर प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन, एसीवीसी मोड, एसआईएमवी मोड, इस तरीके के मोड्स होते हैं ना। तो ऐसे ही जो एनआईवी वाली मशीन होती है जो नॉन इन्वेसिव तरीके से वेंटिलेशन देती है, इसमें मोड्स होते हैं सी पैप, बाई पैप, ए पैप, ठीक है। और ये जो मास्क है इसकी मदद से एनआईवी नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन दिया जाता है, इसीलिए इसको नॉन इन्वेसिव कहते हैं। कोई गले में ट्यूब डालने की जरूरत नहीं है, एक आपको मास्क चाहिए और एक मशीन चाहिए, उससे आप वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस मास्क को बेटा एनआईवी मास्क, एनआईवी मास्क इसको कह सकते हो, और इसको बेटा सीपैप मास्क आप कह सकते हो, और इसी को बेटा बाईपैप मास्क भी कहा जाता है। ध्यान से देख लें बेटा, एक इस तरीके का मास्क होता है,
ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन का जो सोर्स है जिससे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन मिल रहा है वो अटैच्ड है, और इसके ये देखिए इसको सिक्योर करने के लिए यहाँ पर बेल्ट्स लगे होते हैं ताकि फेस पे इसको इतना अच्छे से फिट कर दिया जाए कि एयर का या जो हम वेंटिलेशन दे रहे हैं उसका लीकेज नहीं हो। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन अपना क्लियर हुआ। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन पढ़े, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर मेंटेन्ड इन द एल्वियोलाई at the end of expiration by mechanical ventilator to prevent alveolar collapse is called as। ऑप्शंस हैं FiO2, मिनट वेंटिलेशन, पीप और बकिंग। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, कमेंट्स करो, और कोई दिक्कत हो। अच्छा एक चीज और है बेटा, आप जो भी चाहते हैं कि जिस भी टॉपिक के ऊपर हमारे लाइव सेशन हो या डिस्कशन हो, है ना, इट मे बी फ्रॉम एनी सब्जेक्ट, जो भी आपकी डिमांड्स है वो हमारे जो मेडगुरु नर्सिंग एकेडमी के नंबर हैं उनके ऊपर आप कमेंट करें, मैसेज करें या कॉल करके बता दीजिए, है ना। तो उसके ऊपर हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी लाइव सेशन या डिस्कशन लेके आए। सभी एक्सपर्ट टीचर्स हमारे पास में हैं। हाँ बेटा, लगभग लोगों का आंसर सी आने लगा है। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक बार फिर से क्वेश्चन पे फोकस करो। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर मेंटेन्ड इन द एल्वियोलाई एट द एंड ऑफ एक्सपीरेशन। जब हम ब्रीदिंग करते हैं, सांसें लेते हैं, तो दो चीजें होती है, एक होती है इंस्पिरेशन, हवा का अंदर जाना, दूसरा होता है एक्सपीरेशन, हवा का बाहर आना। क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक्सपीरेशन हो जाए, लंग्स से हवा बाहर आ जाए, उसके बाद भी एल्वियोलाई के अंदर इतना प्रेशर तो बाकी रहे कि वो कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर एल्वियोलाई एक बार कोलैप्स हो गए तो दोबारा वो इन्फ्लेट नहीं होते हैं। तो एक्सपीरेशन होने के बाद भी वेंटिलेटर इतना सा एक मिनिमम प्रेशर मेंटेन रखता है एल्वियोलाई में ताकि हमारा एल्वियोलाई कोलैप्स ना हो जाए। उसको क्या कहा जाता है? तो जिनका भी आंसर सी है बेटा, बिल्कुल सही आंसर है, उसको पीप कहा जाता है। ठीक है, इसको पीप कहा जाता है। जिन दोस्तों को नहीं पता बेटा वो लोग नोट कर लेना। अरे थोड़ा सा इसमें टेक्निकल इशू आ रहा है दोस्तों, के लिए तो माफी चाहेंगे आप लोगों से। एक्चुअली हो क्या रहा है बेटा, यहाँ पर ना कुछ हाउस फ्लाइज है, मक्खियां हैं, और ये जो बोर्ड है ये टच स्क्रीन है, तो इसके ऊपर कहीं टच कर देती है तो हमारी स्लाइड हो जाती है गायब। तो यहाँ पर हिट जो है उसको स्प्रे आज करवाना पड़ेगा। हाँ तो बेटा हम क्वेश्चन के ऊपर थे, और क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमारे एक्सपीरेशन के एंड में भी जो वेंटिलेटर है वो थोड़ा सा प्रेशर मेंटेन करके रखता है, जिसको कहा जाता है पीप। और इस पीप की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पॉजिटिव एंड एक्सपीरेटरी प्रेशर। पीप की जो फुल फॉर्म होती है बेटा ये होती है पॉजिटिव एंड एक्सपीरेटरी प्रेशर, यानी एक्सपीरेशन के एंड के अंदर भी एक पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करके रखा जाता है ताकि हमारे एल्वियोलाई कोलैप्स ना हो जाएं। अच्छा बेटा, थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो पीप होता है ये जनरली मेंटेन किया जाता है 5 से लेकर के 20 सेंटीमीटर ऑफ H2O, इसकी रेंज होती है। पर जनरली जो सेटिंग है ये इसकी रेंज होती है, इतनी रेंज इसकी हो सकती है, जनरली सेट एट 5 से 7 सेंटीमीटर ऑफ H2O। ठीक है बेटा, पीप की जो रेंज होती है 5 से लेकर के 20 सेंटीमीटर ऑफ H2O तक हो सकती है, पर जनरली जो सेट किया जाता है 5 से 7 के आसपास ही सेट किया जाता है, क्योंकि अगर हम ज्यादा प्रेशर मेंटेन रखेंगे तो उससे बैरोट्रोमा, प्रेशर के कारण होने वाले ट्रोमा को बैरोट्रोमा कहा जाता है, वो ना हो, इसलिए हम पीप को थोड़ा सा लो सेट रखते हैं। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। एक्सपिरेशन होने के बाद भी, लंग से हवा निकलने के बाद भी एल्वियोलाई में इतना सा प्रेशर तो बाकी रह जाता है कि वो कोलैप्स ना हो जाए, फूले हुए रहें, इसको पीप कहा जाता है बेटा। ठीक है,
अच्छा, जो बाकी के ऑप्शन थे इनका क्या मतलब है बेटा? FiO2 का क्या मतलब है? क्योंकि यहाँ पर जो बेटा अपन सेशन ले रहे हैं ना, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने को फटाफट टाइम पास कर लेना है या कुछ। अगर कोई भी ऑप्शन है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, सही वाला ऑप्शन सही है तो क्यों है, और जो बाकी 3 ऑप्शन है जो गलत है उनका भी मतलब अपने को पता होना चाहिए। तो अल्टीमेटली आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना दोस्तों, तो आपके 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो बेटा, FiO2 का मैं आपको मतलब बता देता हूं। FiO2 का मतलब होता है बेटा फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। अगर वेंटिलेटर किसी पर्सन को एक बार सांस लेने पर 500 ml हवा डिलीवर करता है, जिसको टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है, तो उस 500 ml हवा में जो पर्सन ऑक्सीजन का परसेंटेज ले रहा है उसको FiO2 कहा जाता है। फिर से सुनना कि मैंने सेट कर दिया कि जब पेशेंट सांस एक बार इनहेल करेगा तो मेरा वेंटिलेटर उसको 500 ml हवा देगा। ठीक है, एक बार जब पेशेंट सांस लेगा तो 500 ml हवा उसको मिलेगी। अब वो 500 ml तो हवा है ना बेटा, एयर है, उसमें ऑक्सीजन का कितना परसेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज FiO2। ये भी मैं देखो थोड़ा सा आपको बता देता हूं FiO2 के बारे में, आप नोट कर लें। FiO2 फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। जो पर्सन हवा अंदर ले रहा है उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 21 से लेके 100% तक बेटा इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो एक था बेटा, वो ऑप्शन था आपका मिनट वेंटिलेशन। तो मिनट वेंटिलेशन क्या होता है? मिनट वेंटिलेशन क्या कहलाता है? पेशेंट के लंग्स के अंदर वेंटिलेटर 1 मिनट में कितनी हवा डाल रहा है उसको मिनट वेंटिलेशन कहा जाता है। आसान भाषा में कहूं तो 1 मिनट में कितना वेंटिलेशन हो रहा है, इसको निकालने का तरीका होता है बेटा टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट। मान लो जब मैंने वेंटिलेटर सेटअप किया तो मैंने सेट कर दिया कि टाइडल वॉल्यूम पेशेंट का होगा 500 ml और पेशेंट 1 मिनट के अंदर 10 बार सांस लेगा, 10 ब्रीथ पर मिनट। तो इसका मिनट वेंटिलेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, 500 इंटू 10 यानी 5000 ml या 5 लीटर। 1 मिनट में इस पेशेंट के लंग्स में 5 लीटर हवा जाएगी और वापस बाहर आएगी। तो कभी कभी आपको डाटा दे करके मिनट वेंटिलेशन कैलकुलेट करने को कहता है, तो आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। मिनट वेंटिलेशन का मतलब ही यही है बेटा कि 1 मिनट के अंदर पेशेंट के लंग्स में कितना वेंटिलेशन हो रहा है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है कि पेशेंट जब एक बार सांस लेगा तो उसके फेफड़ों में लंग्स में वेंटिलेटर कितनी हवा डालेगा। जनरली इसको हम 10 ml पर केजी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। किसी पेशेंट का वजन अगर मान लो 20 किलो है तो 200 के आसपास सेट कर देते हैं। एडल्ट का हम 500 ml मान के चलते हैं क्योंकि एडल्ट पर्सन का वेट हम 50-60 किलो के आसपास एक्सपेक्ट करते हैं। तो बेटा उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी। अच्छा, एक ऑप्शन और बच गया, बकिंग। बकिंग बकिंग का मतलब होता है दोस्तों फाइटिंग द वेंटिलेटर, फाइटिंग द वेंटिलेटर। कभी कभी क्या हो जाता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, कभी कभी क्या हुआ कि किसी डॉक्टर साहब ने गलत मोड या पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से सही मोड पे वेंटिलेटर को सेट नहीं किया। बेटा हमेशा ऐसा नहीं होता कि पेशेंट बिल्कुल ही सांस नहीं ले रहा। किसी के मान लो बेटा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और सर में चोट लगी, जब पेशेंट को हॉस्पिटल लेके आए तो बिल्कुल बेहोश था, बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था। तो डॉक्टर साहब ने उसको या हम लोगों ने उसको क्या किया, वेंटिलेटर पे ले लिया। ठीक है, 1-2 दिन बाद 3 दिन बाद पेशेंट की थोड़ी सी कंडीशन इंप्रूव हुई और पेशेंट ने अपने आप सांस लेना शुरू किया। ठीक है, अब वेंटिलेटर तो क्या होता है, मशीन है बेटा, इसको तो आप 5वीं पास आदमी समझ सकते हो। ये अपने हिसाब से कुछ नहीं करता वेंटिलेटर, इसको तो आप सेट करके दे दोगे सारी चीजें, ये उसी हिसाब से काम करेगा। ठीक है, इसको आप एक 5वीं पास आदमी समझ सकते हो या 5वीं फेल भी समझ लो। इसको आपने कह दिया कि भाई ये पेशेंट है, इसको 1 मिनट में 10 बार सांसें देनी है। ठीक है, उसको समझ में आ गया कि भाई 10 बार सांसें देनी है। जब एक बार सांस दोगे फिर वो आगे पूछेगा कि अच्छा 10 बार सांसें देनी है, ठीक है मालिक, एक बार जब सांसें दूंगा तो कितनी हवा देनी है, आपने सेट कर दिया 500 ml। तो इसको बस इसी बात से मतलब है कि 10 बार सांस देनी है और एक बार में 500 ml देनी है।
इसको इसके अलावा तीसरी चीज से मतलब ही नहीं है। अब पेशेंट की जब कंडीशन इंप्रूव हुई, ने अपने आप सांस लेना शुरू किया। अब इसको तो पता है कि 1 मिनट में 10 बार ही सांस देनी है, यानी हर छठे सेकंड में सांस देनी है। 1 2 3 4 5 एयर पुश कर देगा। इसके बीच में अगर पेशेंट सांस लेना चाहे तो ये वेंटिलेटर सांसें उसको लेने नहीं देगा। अच्छा, फिर मान लो पेशेंट तो अपनी तरफ से एक्सपिरेशन करना चाह रहा है, सांस बाहर निकालना चाह रहा है, और उस टाइम वेंटिलेटर जो है पेशेंट के लंग्स के अंदर हवा को पुश कर रहा है, तो इसको कहा जाता है फाइटिंग द वेंटिलेटर। इसका जो टेक्निकल टर्म है बेटा वो है बकिंग। इसको आप नोट कर लेना। अगर वेंटिलेटर ठीक मोड पर, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से ठीक मोड पर सेट नहीं हो, तो पेशेंट वेंटिलेटर के साथ लड़ने लगता है, एक डिस्कंफर्ट वाली कंडीशन हो जाती है। उसका टेक्निकल टर्म है बकिंग, पहले पूछा जा चुका है। आई होप बेटा सबको समझ में आ गया होगा। अरे टाबरों, समझ में आ रहा है ना? हाँ ना, कुछ तो बोला करो, है कमेंट करो, बोलो हाँ सर आ रहा है। तो मजे आ रहे हैं कि नहीं? अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, आज का लाइव सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बेटा। अरे कमेंट करो। हाँ, अब कमेंट आना शुरू हुए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेटा एक्सपिरेशन के एंड में जो एल्वियोलाई में थोड़ा बहुत प्रेशर बाकी रहता है जिससे वो कोलैप्स ना हो, उसको तो कहते हैं पीप। बाकी चीजों का भी मतलब समझ में आया। FiO2 जो 500 ml या जितनी भी हवा 1 मिनट में अंदर जा रही है या एक सांस में अंदर जा रही है, उसमें ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, FiO2 कहलाता है। ठीक है, 1 मिनट में पेशेंट के लंग्स के अंदर कितनी हवा अंदर बाहर हो रही है या कितना वेंटिलेशन हो रहा है, मिनट वेंटिलेशन कहलाता है। रेस्पिरेटरी रेट इनटू टाइडल वॉल्यूम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पंकज कह रहा है साई बताओ, बिल्कुल बताएंगे बेटा, लास्ट के अंदर साई भी डिस्कस होगा। बकिंग, अगर पेशेंट वेंटिलेटर के साथ लड़ने लगे बकिंग कहलाता है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखो बेटा, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करके। नॉरसेट के अंदर पूछा जा चुका क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स या सेक्शंस आर इंक्लूडेड इन WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट एक्सेप्ट। क्वेश्चन को देखें बेटा, क्वेश्चन को देखो कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स या सेक्शंस आर इंक्लूडेड इन WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट एक्सेप्ट साइन इन, साइन आउट, टाइम आउट या टाइम इन। बेटा आप लोगों ने कभी सुना है क्या कि फला फला हॉस्पिटल के अंदर एक ऑपरेशन हो रहा था और डॉक्टर साहब ने अंदर कैंची छोड़ दी, किसी ने रुई छोड़ दी, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया। तो ये एरर ना हो इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑपरेशन थिएटर के अंदर जितनी भी सर्जरीज होती हैं उनके लिए एक सर्जिकल चेकलिस्ट बनाई, उसको सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट कहा। और ये इंस्ट्रक्ट किया सभी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को कि इफ यू स्टार्ट टू फॉलो दिस चेकलिस्ट देन द चांसेस ऑफ एरर बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सर्जरी विल बी एज मिनिमम एज पॉसिबल और नेग्लिजिबल। कहने का मतलब है WHO ने कहा कि एक सर्जिकल सेफ्टी की चेकलिस्ट है जिसमें कुछ पॉइंट हमने बनाए हैं। अगर कोई भी संस्थान इसको फॉलो करता है तो ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद होने वाले एरर को कम से कम किया जा सकता है या बिल्कुल नेग्लिजिबल किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा हो जाता है कि एक ही वार्ड है, उसके अंदर 2 पेशेंट एडमिट हैं, फूली देवी 1, फूली देवी 2। किसी ने जल्दी जल्दी के अंदर ना, एक फूली देवी को तो मान लो पेट में दर्द था और दूसरे की ओवेरी की सर्जरी होनी थी, तो कोई फटाफट जल्दीबाजी में गया और सवेरे दूसरी वाली को उठा के ले आया, उसकी सर्जरी होनी भी नहीं थी और उसकी ओवेरी निकाल दी गई। तो ये एक बहुत बड़ा एरर है। ऐसे कुछ एरर हुए भी हैं, तो इनको रिमूव करने के लिए बेटा एक चेकलिस्ट बनाई गई जिसको कहा गया WHO की सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। पूरी चेकलिस्ट में आपको पढ़ाऊंगा समझाऊंगा। अभी क्वेश्चन के आंसर आना शुरू हुए हैं लगभग लोगों का, नितिन का, रोहित का, भूपेंद्र का, मोनू, जितेंद्र, सभी का आंसर डी है। अभी कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होगा कि यार ये चेकलिस्ट क्या होती है, क्या बीमारी हो गई। इसका आंसर पे आएंगे बेटा अपन, लेकिन पहले चेकलिस्ट देखो। ये होती है WHO की सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, इसी को कहा जाता है। हर ऑपरेशन थिएटर के अंदर अब आपको ये चेकलिस्ट मिलेगी। सर्जरी के पहले इसको पूरा भरा जाता है, सर्जरी के बाद में भी इसके अंदर कुछ टिक किए जाते हैं। कैसे इसको यूज करते हैं, है ना, मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा था, सबसे पहले तो बात अपने क्वेश्चन की कर लेते हैं कि WHO की सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में कौन सा सेक्शन नहीं होता है। यहां पर देखो बेटा, साइन इन लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है साइन इन, यानी साइन इन तो होता है। यहां पे लिखा हुआ है साइन आउट,
साइन आउट, यानी साइन आउट भी होता है। और यहां लिखा हुआ है दोस्तों टाइम आउट, टाइम आउट, यानी साइन इन होता है, साइन आउट होता है, टाइम आउट भी होता है, लेकिन टाइम इन का कोई भी सेक्शन WHO की सर्जिकल चेकलिस्ट में प्रेजेंट नहीं होता है। बच्चे कह रहे हैं दिख नहीं रहा है बेटा, थोड़ा सा हो सकता है ब्लर हो गया हो, है ना, इसीलिए मैंने लिख दिया और मैं पढ़ के आपको सुना दूंगा। और इसका जो सॉफ्ट कॉपी है, जो फॉर्मेट है, आप लोग मेडगुरु नर्सिंग एकेडमी के जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर पिंग कर दीजिए, आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी, ठीक है। आप यहाँ पर फोकस करें, है ना। तो बेटा सर्जरी से पहले, अच्छा इनको कब कब करते हैं, साइन इन, बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। ये साइन इन, साइन आउट, टाइम आउट, इन सेक्शंस में क्या क्या लिखा हुआ होता है, क्योंकि ये बेटा बहुत बड़ी चेकलिस्ट है ना, इसको कंप्रेस करके डाला गया है, तो क्वालिटी उतनी आना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है ना, बहुत बारीक बारीक लिखा होता है, थोड़ी सी लंबी चेकलिस्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनने की कोशिश करें, ठीक है। बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, पेशेंट को बेहोश करने के पहले साइन इन किया जाता है। साइन इन वाला जो सेक्शन है इसको भरा जाता है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ होता है, पेशेंट की आइडेंटिटी, पेशेंट की जो सर्जिकल साइट है, जो प्रोसीजर है, और कंसेंट है। जिस पेशेंट का ऑपरेशन होना है उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करेंगे कि भैया फूली देवी वाइफ ऑफ राम नरेश या राम कुमार या फलाना जो भी है यही है ना, इसकी उम्र, उसकी UHID की, गलत पेशेंट का ऑपरेशन ना हो जाए, क्योंकि जब 50, 100, 200 बेड का वार्ड होता है तो एक ही नाम के 2, 3, 4 पेशेंट भर्ती होते हैं कई बार, ठीक है। तो गलत पेशेंट की ऑपरेशन ना हो जाए, तो पेशेंट की आइडेंटिटी, कहाँ पे सर्जरी होनी है, मान लो सीधे पैर की सर्जरी होनी है और लेफ्ट वाले को खोल दिया आपने, तो ये बड़ा एरर हो जाएगा। सर्जिकल साइट का पता होना चाहिए कि कौन सी साइट का ऑपरेशन होना है, प्रोसीजर क्या होना है, अंदर जब चीर फाड़ कर लोगे, खोल दोगे, तो अंदर करना क्या है वो भी अपने को पता होना चाहिए, कंसेंट, मरीज का कंसेंट ले लिया है ना, ये सारी चीजें, साइट जहां पर ऑपरेशन होना है क्या उसको मार्क किया गया है, एनेस्थीसिया की सेफ्टी चेकलिस्ट, ठीक है, पेशेंट को कोई एलर्जी तो नहीं है, कोई डिफिकल्ट एयरवे तो नहीं है, ठीक है, पेशेंट को ब्लड लॉस ये भी लिखा जाता है सर्जरी होने से पहले, डॉक्टर साहब लिखते हैं एनेस्थीसिया वाले कि भाई पेशेंट का, मान लो हम ये वाली सर्जरी लेप्रोटोमी करेंगे, एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी, या अपेंडिक्स निकालेंगे, अपेंडिक्स की सर्जरी करेंगे, तो इस ऑपरेशन के अंदर कितना खून बहने की संभावना है, क्योंकि हम तो रोज खून की होली खेलते हैं बेटा, वी डील विथ डेथ, ब्लीडिंग, वुंडेड पीपल एवरी डे, ठीक है, इन हॉस्पिटल्स, प्रीमियर हॉस्पिटल्स लाइक एम्स, PGI, CMC, वेल्लोर, जिपमर, वी डिफीट डेथ एवरी पासिंग मिनट, हर बीतते मिनट के साथ हम लोग मौत से लड़ते हैं, मौत को हराते हैं। जो छोटे मोटे अस्पतालों में कह दिया जाता है ना इसको कोई नहीं बचा सकता, इस देश के कुछ सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, PGI चंडीगढ़ वाला, एम्स, जिपमर, CMC वेल्लोर, निमहांस, वहां ऐसे पेशेंट्स को बचाया जाता है, और वहां आप लोग जल्दी ही नर्सिंग ऑफिसर्स बन जाओगे, तो वहां इतनी सेफ्टी से काम किया जाता है। मान लो ऑपरेशन के अंदर 200 ml ब्लड लॉस होने की संभावना है, ठीक है, तो उतना ब्लड अगर इससे ज्यादा लॉस हो गया तो पहले से ही ब्लड को अरेंज करके रखा जाता है, ब्लड बैंक को इन्फॉर्म किया जाता है कि भैया हम पेशेंट को खोल रहे हैं, संभवतः 200 ml ब्लड लॉस होना चाहिए, लेकिन अगर इससे ज्यादा हुआ तो 1 यूनिट खून तैयार रखना, ठीक है। तो साइन इन, ऑपरेशन पेशेंट को बेहोश करने से पहले इतनी बातें कंफर्म हो जाती हैं। फिर टाइम आउट, जब टाइम आउट कब होगा बेटा, बिफोर स्किन इंसिजन, पेशेंट को बेहोश बेहोश सब कर दिया, अब उसके चमड़े पे कट लगाने से पहले, उसको खोलने से पहले कंफर्म करेंगे कि जितने टीम मेंबर, मान लो 5 लोग सर्जरी कर रहे हैं मिल करके, एक एनेस्थेटिक वाला डॉक्टर है, बेहोशी वाले डॉक्टर साहब, एक सर्जन है जो चीरफाड़ करेगा, एक उनका असिस्टेंट है, और 2 नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, तो वो सब अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि भैया फलाना नर्सिंग ऑफिसर, फलाना डॉक्टर, फलाना ये, ताकि पता रहे कि टीम मेंबर कौन कौन है, ठीक है। सर्जन और एनेस्थेटिक प्रोफेशनल नर्सिंग ऑफिसर वर्बली कंफर्म करेंगे, एक बार बोल के कंफर्म करते हैं कि भैया फूली देवी एज 42 ईयर्स, इसकी लेफ्ट साइड की ओवेरी को निकालना है, ठीक है, वर्बली कंफर्म किया जाता है, ठीक है। और सर्जरी के दौरान होने वाली कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर है तो उसको एक बार डिस्कस कर लिया जाता है, इसको कहा जाता है टाइम आउट, पेशेंट को खोलने से पहले। अच्छा मान लो पेशेंट को खोल दिया, सारी की सारी सर्जरी हमने कर दी, अब पेशेंट या कोई भी मेंबर ऑपरेशन थिएटर छोड़े उससे पहले साइन आउट वाली स्टेप्स पूरी की जाती हैं। इसके अंदर जो भी प्रोसीजर किया गया है, जैसे मान लो किसी की ओवेरी निकाली गई है तो लिखा जाता है कि लेफ्ट साइड ऊफोरेक्टोमी है, या फिर किसी का है ना अपेंडिक्स निकाला जाता है तो लिखा जाता है कि भाई क्या प्रोसीजर हुआ है, अपेंडेक्टोमी हुई है, ठीक है। अच्छा इस सर्जरी के लिए आपने जितने भी आर्टिकल्स यूज किए थे, 4 आर्टरी ली थी, 2 बैबकॉक लिए थे,
एक डीवर लिया था, है ना, 4 टॉवल क्लिप लिए थे, एक बार्ड पार्कर हैंडल लिया था वो, अच्छा 10 गॉज लिए थे, एक गमजी रोल लिया था, ठीक है, 2 सर्जिकल ब्लेड थी। तो उन सारी की सारी चीजों को गिना जाता है सर्जरी के बाद में कि साला कुछ अंदर तो नहीं छूट गया है ना। हम लोगों ने 10 गॉज लिए थे तो 10 गॉज बाहर हैं कि नहीं, सारी की सारी चीजें गिनी जाती है इससे पहले कि कोई भी पर्सन या पेशेंट ऑपरेशन थिएटर को छोड़े। ये सब आ जाता है बेटा साइन आउट के अंदर। ऑपरेशन हो गया अपना, पेशेंट को टांके लगा दिए, उसके बाद क्या होता है, जो प्रोसीजर हुआ उसका नाम रिकॉर्ड कर देते हैं कि भैया इसका हमने अपेंडिक्स निकाला है, अपेंडेक्टोमी हुई है। अच्छा, जो जो चीजें हमने यूज की थी उन सबको गिनो कि कुछ अंदर तो नहीं रह गया है। उसके बाद में जो भी, जैसे मान लो आपने अंदर से कोई भी चीज निकाली, ऑपरेशन करोगे तो कुछ टिश्यू निकाला होगा, उस टिश्यू का सही लेबलिंग हो गई है क्या, ठीक है, कि भाई किसी पर्सन का अपेंडिक्स निकाला या किसी का ट्यूमर निकाला, है ना, उसको क्योंकि जांच के लिए भिजवाया जाएगा, है ना, कभी कभी मेलिग्नेंसी सस्पेक्ट करते हैं हम लोग, कैंसर सस्पेक्ट करते हैं, तो क्या वो जो सैंपल है वो सही तरीके से लेबल हो गया है। अच्छा, जब सर्जरी की तो कोई हमारा इक्विपमेंट ऐसा था जिसको काम करने में दिक्कत आ रही हो, इसको भी मेंशन किया जाता है कि जैसे मान लो आप जब सर्जरी कर रहे थे तो वेंटिलेटर के अंदर बीच जो एनेस्थीसिया मशीन है वो बीच बीच में फ्लक्चुएट कर रही थी, उसके पावर में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको लिखा जाता है कि सर्जरी करते टाइम ये समस्या आई, इसको तुरंत ठीक कराओ ताकि अगली बार दिक्कत नहीं हो। तो इसको कहा जाता है WHO की सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। मैंने इसको जितना आसान तरीके से हो सकता था बेटा आपको समझा दिया है। और हम लोग मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं बेटा, 2-4 बार का रिवीजन तो बनता है। जब प्रेमचंद की कहानियों को 2-3 बार रिवीजन करा था ना 5वीं 6ठी क्लास के अंदर, पंचतंत्र की कहानी 4 बार पढ़ी थी, तो दिस इज मेडिकल साइंस एंड वी आर द मोस्ट एलिट एंड मोस्ट एजुकेटेड क्लास ऑफ द सोसाइटी, मेडिकल प्रोफेशनल्स। तो हमारा ना थोड़ा सा हार्ड वर्किंग नेचर ही होना चाहिए, हर चीज को 2-3 बार पढ़ो, डिटेल में एक्सप्लोर करो, है ना, जोरदार तरीके से तैयारी होनी चाहिए बेटा, धुआं उठना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस टाइम पास चल रहा है, कुछ कुछ सारे मोहल्ले को पता चलना चाहिए कि हमारी गुड़िया या हमारा लड़का तैयारी कर रहा है ना। बहुत जोरदार तरीके से फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग तैयारी करो। अगर बेटा पूरी मेहनत करोगे ना तो ये तो छोटा सा एग्जाम है, लोग चांद पे चले गए हैं, लोगों ने पहाड़ तोड़ दिए, समुद्र पे पुल बना दिए हैं यार, ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम है। पूरे डेडिकेशन के साथ में तैयारी करो। साला कितनी बार, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार 20 बार 50 बार पढ़ दो ना चीजों को, फिर कैसे भूल जाओगे यार। अच्छा, ठीक है, तो बेटा सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में साइन इन होता है, साइन आउट होता है, टाइम आउट होता है, टाइम इन की स्टेप नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेप या सेक्शंस आर इंक्लूडेड इन WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट एक्सेप्ट, यानी कौन सी स्टेप नहीं होती है। तो हमने देखा साइन आउट होता है, सॉरी साइन इन होता है, साइन आउट होता है, टाइम आउट भी होता है, टाइम इन इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। सर एंडोक्राइन की क्लास, बिल्कुल बेटा आपकी एंडोक्राइनोलॉजी क्लास अरेंज की जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बेटा, आइडेंटिफाई द आर्टिकल शोन इन इमेज बिलो। चित्र जो आपको दिखाया गया है इसमें जो आर्टिकल है ये कौन सा है। ऑप्शंस ये रहे आपके पास में, कैथेटर माउंट, ऑप्शन बी नेबुलाइजर का कप या कंटेनर, ऑप्शन सी टी पीस, या ऑप्शन डी HME फिल्टर। फटाफट से कमेंट करो बेटा, चित्र में दिखाया गया आर्टिकल क्या है। कैथेटर माउंट है, नेबुलाइजर कप है, टी पीस है, या HME फिल्टर है। भूपेंद्र का कहना है कि सर ये DHME फिल्टर है। ठीक है, भूपेंद्र फॉर्म में चल रहा है फुल एकदम। मोनू का भी कहना है डी है। अच्छा, आयरन मैन का कहना है कि बी है, ये नेबुलाइजर का कप है। रानू धाकड़ का भी कहना है कि ये बी है। थोड़ा सा कंफ्यूजन, सोचो बेटा नॉर्सेट के पेपर में बैठे और क्वेश्चन आ गया है, दिमाग हिल जाता है बेटा वहां पे। हो गया ना कंफ्यूजन। दो ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जिनको देखते ही एलिमिनेट कर दोगे कि ये तो आंसर नहीं है, बाकी के जो दो होते हैं वो दिमाग हिला देते हैं बेटा। चलो देखते हैं क्या है। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखो आपको। देखो बेटा, कैथेटर माउंट जो होता है कनेक्शन होता है जिसको हम आगे देखने वाले हैं। कैथेटर माउंट वेंटिलेटर का जो सर्किट है उसको पेशेंट के ईटी ट्यूब या ट्रेकियोस्टोमी से कनेक्ट करने के काम में आता है। तो ये जो आप देख रहे हो ये कैथेटर माउंट तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो सही आंसर तक अगर आपको पहुंचना हो ना तो गलत वाले को एलिमिनेट करते जाओ, जो जो भी गलत लगे उस पर क्रॉस मारते जाओ, जो लास्ट में बचेगा वो आंसर सही होगा। ठीक। अच्छा, टी पीस, तो टी तो बेटा इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये तो टू वे ही है, ये तो टी की तरह शेप तो लग नहीं रहा, तो ये टी पीस भी नहीं है। ठीक है सर,
रीनल, बिल्कुल बेटा, रीनल की भी क्लास प्लान करवा देंगे। कैथेटर माउंट ऑल्सो नोन एज वेंटी माउंट, कृतिका, हाँ बेटा, अभी कैथेटर माउंट के ऊपर क्वेश्चन भी है, पूरा प्रॉपर फंक्शन आपको बताएंगे कैथेटर माउंट को कैसे अटैच करते हैं, क्या करते हैं। हाल फिलहाल इस क्वेश्चन पे आओ। ये बेटा नेबुलाइजर कप भी नहीं है। जितने भी लोग आंसर दे रहे थे ना HME फिल्टर, उन सभी का उत्तर ठीक है, ये HME फिल्टर है। क्या है दोस्तों? HME फिल्टर। अच्छा, मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि बेटा HME फिल्टर को क्यों लगाया जाता है, HME फिल्टर को क्यों यूज किया जाता है? इसकी फुल फॉर्म, पूरा नाम मैं आपके सामने लिख देता हूं। इसको कहा जाता है दोस्तों हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंज फिल्टर। हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंज फिल्टर, इसको ध्यान से देख लो बेटा, इसको HME फिल्टर कहा जाता है, हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंज फिल्टर। रोहित शुक्ला, बिल्कुल सही है बेटा। तो ये जो इमेज दिखाई गई है ये है बेटा हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंज फिल्टर की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, अच्छा, इसका फंक्शन बेटा क्या करता है? एक तो ये फिल्टर का काम करता है कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, ये सब पेशेंट के एयरवे के अंदर एंटर ना कर पाए। दूसरा, पेशेंट के अंदर जो हीट है, जो मॉइस्चर है, उसको लॉस होने से बचाता है, पेशेंट की एनर्जी को प्रिजर्व करके रखता है, ये इसका फंक्शन है। ठीक है, इसीलिए इसको वेंटी सर्किट्स में जोड़ा जाता है। अभी पूरा बताऊंगा कैसे जोड़ा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, HME फिल्टर के ऊपर ही अगला क्वेश्चन है कि द पोर्ट शोन विथ अ रेड एरो इन द इमेज गिवन बिलो इज यूज्ड फॉर द अटैचमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपको चित्र दिखाया गया है, इसमें जो लाल कलर के तीर का निशान है, ये एक पोर्ट की तरफ इशारा करता है। ये वाला जो पोर्ट है जिसपे सफेद ढक्कन लगा हुआ है, ये पोर्ट किस चीज के अटैचमेंट के काम में आता है, यानी कौन सी चीज इसके साथ में अटैच की जाएगी? ऑप्शन ए है बेटा ऑक्सीजन का सोर्स, बी है नेबुलाइजर, सी है नाइट्रस ऑक्साइड, या ऑप्शन डी EtCO2 की मॉनिटरिंग लाइन। फटाफट कमेंट करो बेटा, जोरदार तरीके से कमेंट करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा, उसको हम यहाँ पे कर देंगे ठीक। आप सभी पढ़ने ही तो आए हो, नहीं आता तभी हम हैं। ठीक है, कोई भी सीख के पैदा नहीं होता, धीरे 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 सीख जाएंगे, 2 4 5 बार पढ़ेंगे आ जाएगा। क्वेश्चन फिर से इलेबोरेट कर देता हूं आपको कि ये क्या जुगाड़ है, ये HME फिल्टर है, ये तो आप लोगों को पता लग गया। अब इस HME फिल्टर में बेटा 2 पोर्ट दिखाई दे रहे हैं, एक पोर्ट तो ये वाला हो गया, ठीक है, और दूसरा ये वाला जो तीर के निशान की तरफ है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जहां तीर का निशान बना हुआ है ना, यहां पर हम क्या जोड़ेंगे? ऑक्सीजन सोर्स जोड़ेंगे कि नेबुलाइजर की नाइट्रस ऑक्साइड की EtCO2 की मॉनिटरिंग लाइन? अब यह आना रुझान शुरू हो गए हैं। बी, भूपेंद्र राठौड़ कह रहे हैं ए, हिमांशु कह रहा है ए, जितेंद्र कह रहा है ए, मनीष पटेल कह रहा है EtCO2। ठीक है बेटा, अच्छा अच्छा, चलो कमेंट करो, देखें थोड़े से और कमेंट आने दो, फिर मैं बताता हूं। देखो बेटा, मैं आपको बताता हूं कि जो HME फिल्टर है, हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंज फिल्टर है, इस जुगाड़ को आप ध्यान से अगर देखोगे ना बेटा, तो इस जुगाड़ के अंदर 2 पोर्ट होते हैं। ठीक है, 2 पोर्ट होते हैं। ये वाला जो पोर्ट है, ये ET ट्यूब या ट्रेकियोस्टोमी से अटैच होता है, ट्रेकियोस्टोमी से अटैच होता है, अटैच टू ET ट्यूब या ट्रेकियोस्टोमी। ध्यान से देख लेना, ध्यान से समझ लेना बेटा, ये जो मटेरियल है, पहली बात तो आपको किसी इंडियन राइटर की किताब में मिलेगा नहीं, एनक्लेक्स वेनक्लेक्स में भी नहीं मिलेगा। दूसरा, इनके क्वेश्चन कहीं नहीं मिलते हैं, सीधे पेपर में फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, क्रिटिकल केयर वाला एस्पेक्ट है, सब जगह आपको ये मटेरियल नहीं मिलेगा। ध्यान से समझ लेना, ठीक है। ये HME फिल्टर है, इसके अंदर 3 छेद हैं, 3 पोर्ट हैं। एक जो ऊपर दिखाई दे रहा है, नंबर 1, इसको मैं लेबल कर देता हूं। ये एक जो नीचे की तरह दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ, जिसको मैं नंबर 2 लेबल कर देता हूं। और ये वाला जिसमें तीर का निशान बना हुआ है, इसको नंबर 3 लेबल कर देता हूं। ये वाला जो पोर्ट है, इसको बेटा पेशेंट के ET ट्यूब से अटैच कर दिया जाएगा, एंडोट्रेकियल ट्यूब की तरफ जाएगा। डायरेक्टली इसको अटैच नहीं करते हैं, इसको एक फ्लेक्सिबल पोर्ट पार्ट होता है जिसको कैथेटर माउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथेटर माउंट। उससे अटैच करके पेशेंट के ET ट्यूब में लगा दिया जाता है। हाल फिलहाल
आप लोग अभी आपने कैथेटर माउंट तो देखा नहीं है, इसलिए मैं कह देता हूं सिर्फ कि ये वाला जो पोर्ट है पेशेंट की ईटी ट्यूब से अटैच कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न यही है कि इसको ईटी ट्यूब से कनेक्ट कैसे कर दोगे, है ना। तो एक फ्लेक्सिबल पार्ट आता है जिसको कैथेटर माउंट कहते हैं। मेरा अगला प्रश्न उसी पे है। हाल फिलहाल समझ लो कि इसका अटैचमेंट आगे जाके ईटी ट्यूब से होगा। दूसरा, ये वाला जो पोर्ट है ये किससे अटैच होगा बेटा, इस पे वेंटिलेटर का सर्किट लगा हुआ है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, वेंटिलेटर का सर्किट। इट इज अटैच्ड विथ वेंटी सर्किट। आज बेटा इस क्लास के खत्म होने तक आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि वेंटिलेटर से लेकर के पेशेंट की ईटी ट्यूब या ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब तक कौन कौन से पाइप यूज किए जाते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। बस क्लास के अंत तक बने रहना, ठीक है। तो दो पोर्ट का काम अपने को समझ में आया। नंबर एक जो ऊपर वाला है वो पेशेंट के साइड कनेक्ट होगा, दूसरा नीचे वाला जो है इसको जो वेंटिलेटर सर्किट है उससे कनेक्ट कर दिया गया है। ये तीसरे नंबर का जो पोर्ट है, अरे बेटा इसमें ऑक्सीजन नहीं लगाते। ऑक्सीजन तो जो वेंटिलेटर से हवा आ रही है उसके अंदर ऑक्सीजन ही तो आ रही है। नेबुलाइजर बेटा, नेबुलाइज करवाने के एक आप काम में इतने से छोटा सा तार डाल के आप क्या नेबुलाइज करवा दोगे पेशेंट को, ये नेबुलाइजर अटैच करने के लिए भी नहीं है। अच्छा मैं आपको बताऊंगा आज कि अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो उसको नेबुलाइज कैसे करवाते हैं। बस आप लोग अपनी क्लास को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है ना यूट्यूब के ऊपर, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और फर्जी फर्जी लोग नाथू चौथू मंगलू पता नहीं क्या क्या टीप टाप के गर्ल्स पड़ा पड़ू के बोल देते हैं शेयर कर दो। हमारा तो माल भी एक नंबर है, जोरदार है एकदम। देखो नाइट्रस ऑक्साइड, अरे बेटा नाइट्रस ऑक्साइड भी जो वेंटिलेटर सर्किट से जो जुगाड़ आता है, नाइट्रस ऑक्साइड तो जनरली वेंटिलेटर में यूज ही नहीं होता। नाइट्रस ऑक्साइड का तो काम ही एनेस्थीसिया मशीन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जिक्र ही नहीं किया कोई एनेस्थीसिया मशीन का, तो नाइट्रस ऑक्साइड तो यहाँ पर नहीं है। ये जो लाइन है, कुछ लोगों का आंसर था डी, EtCO2 मॉनिटरिंग लाइन। हाँ रोहित कह रहा है कि एंड टाइडल CO2 मॉनिटरिंग लाइन। बेटा रोहित शुक्ला बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा आपका आंसर है, ठीक है। ये जो पोर्ट है ये EtCO2 मॉनिटरिंग लाइन के लिए होता है। इससे एक लाइन जोड़ी जाती है जो पेशेंट का EtCO2 एंड टाइडल CO2 बताता है। EtCO2 के बारे में सब कुछ हम जानेंगे आज की क्लास में। EtCO2 क्या होता है, क्या इसका फंक्शन है, कैसा इसका ग्राफ होता है, क्यों इसको जोड़ा जाता है। बस आप लगातार बने रहना बेटा। तो बेटा ध्यान से देख लेना कि ये जो जुगाड़ है लट्टू जैसा, ये HME फिल्टर कहलाता है। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा ये पेशेंट से जुड़ेगा, नीचे वाला जो हिस्सा इस पे वेंटिलेटर सर्किट घुसा देंगे, और ये जो सफेद कलर का जो IV कैनुला के अंदर ढक्कन होता है ना छोटा सा बंद करने का, लोअर जो पोर्ट होते हैं उनको बंद करने का, वैसा एक सफेद ढक्कन लगा होता है जो तीर के निशान से दिखाया गया है। इसके अंदर बेटा EtCO2 मॉनिटरिंग लाइन लगाई जाती है। फिर से कह रहा हूं EtCO2 मॉनिटरिंग लाइन लगाई जाती है। अब अगली समस्या ये आ गई कि साला EtCO2 होता क्या है। चलो EtCO2 को समझते हैं, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे बेटा। EtCO2 क्या बीमारी है, सारे के सारे नोटपैड लेके बैठो, नहीं लिया है तो ले लो। EtCO2 को बेटा लिख लेना। नर्सिंग की जो इंडियन राइटर्स की बुक है और जो भी रेफरेंस गाइड्स है, किसी के अंदर क्रिटिकल केयर को ढंग से एक्सप्लेन ही नहीं किया गया है। कोई एक किताब ऐसी नहीं है जिसके अंदर सारे क्रिटिकल केयर का और नर्सिंग ऑफिसर का प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव फेज के अंदर लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट रोल मिल जाए। देख लेना खोल के, नहीं है। EtCO2 एंड टाइडल CO2, ध्यान से देख लेना। EtCO2 की फुल फॉर्म होती है दोस्तों एंड टाइडल CO2, ठीक है। आयरन मैन कह रहा मेरा डी था, तो बेटा तुम सच में फिर आयरन मैन हो, और तुम्हारे लिए है ना एम्स तैयार खड़ा है, PGI तैयार खड़ा है, जिपमर, निमहांस, सारे जो सर्वश्रेष्ठ संस्थान है इस देश के, बेटा बाहें फैला के तेरा स्वागत करेंगे, है ना, लगा रहे बस। देखो EtCO2 का मतलब होता है बेटा एंड टाइडल CO2, या फिर इसको कभी कभी एक्सपीरेटेड CO2 भी कहते हैं, एक्सपीरेटेड CO2। यानी मतलब समझो, ये तो हो गई किताबी बातें कि पेशेंट जो सांस छोड़ रहा है, ध्यान से सुन लेना कि पेशेंट जो सांस छोड़ रहा है, जो एक्सपिरेशन कर रहा है, उसमें CO2 का कितना प्रेशर है, इसको बोलते हैं एंड टाइडल CO2। ध्यान से समझ लेना EtCO2 क्या होता है, एंड टाइडल। टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मली जब पर्सन रेस्ट पे है ना, एकदम रेस्ट वाली अवस्था के अंदर है, तो जब वो एक बार सांस लेता है तो कितनी हवा अंदर जाती है और कितनी बाहर निकलती है, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम।
ठीक है, तो एंड टाइडल यानी जब सांस बाहर छोड़ता है उसके अंत में जो CO2 का प्रेशर है वो कितना है, इसको EtCO2 बोलते हैं। कृतिका कह रही है मेड गुरु नॉरसेट 2023 में देगा, सारे यूट्यूब को करारा जवाब। बिल्कुल देंगे बेटा, सबसे बेस्ट टीम है हमारे पास में यार, 20-20 साल से पढ़ा रहे टीचर है हमारे पास, इतने बढ़िया बढ़िया गुरुजी हैं, फिर क्या टेंशन है। अभी इधर देखो, एंड टाइडल CO2, ठीक है, एक्सपिरेटेड CO2 जो पेशेंट सांस बाहर निकाल रहा है उसमें CO2 का कितना प्रेशर है, इसको बोलते हैं EtCO2। बहुत काम आता है बेटा ये, अभी मैं बताऊंगा कि EtCO2 का फंक्शन क्या है। हाल फिलहाल क्या आपको ये समझ में आया कि जो अपना HME फिल्टर है उसमें जो छोटा सा पोर्ट है उसमें क्या अटैच करते हैं, अपने मतलब की बात, कि जो HME फिल्टर है उसके साइड वाले पोर्ट में क्या अटैच करते हैं बेटा, EtCO2 की लाइन। दूसरा अपने काम का पॉइंट, EtCO2 की फुल फॉर्म क्या, एंड टाइडल CO2 या एक्सपिरेटेड CO2, इसकी नॉर्मल वैल्यू, EtCO2 की नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू। अच्छा बेटा, इससे पहले एक बात मेरे को बताओ, आपने हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर पढ़ा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, फटाफट कमेंट करके बताओ, कमेंट करो बेटा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, EtCO2 का नॉर्मल लेवल बताने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को यह बात पता है, बढ़िया सा कलर यूज करते हैं, मजा आए, क्लास इंटरेक्टिव लगे। PaCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन ब्लड कितना होता है, फटाफट कमेंट करो बेटा। हाँ वेरी गुड, भागीरथी, भूपेंद्र, सबका आंसर आ गया 35 से 45। अरे टाबरों, आधा आंसर मत दिया करो, यूनिट भी तो बताओ, MM/Hg। हाँ रोहित का आंसर सही आया, MM/Hg। ये होता है बेटा 35 से 45 MM/Hg, 35 से 45 MM/Hg, ये होता है ब्लड के अंदर CO2 का प्रेशर। EtCO2 जो होता है, जो सांस बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, एक्सपिरेट हो रही है, उसमें CO2 का क्या प्रेशर, एंड टाइडल CO2, तो ये होता है बेटा ब्लड वाले से कम 3-4 पॉइंट कम, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है, नॉर्मल वैल्यू EtCO2, इसकी नॉर्मल वैल्यू हमेशा याद रख लेना बेटा, 32 से 42 MM/Hg। अरे टाबरों, दोस्तों, भावी नर्सिंग ऑफिसरों, परिचर्या अधिकारियों, ध्यान से सुन लेना, इस देश के कुछ सबसे अच्छे नर्सिंग कर्मचारी, परिचर्या अधिकारी आप बनने जा रहे हो बेटा, रूल करोगे इस देश के कुछ सबसे टॉप इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। इस देश की शान है एम्स दिल्ली, PGI चंडीगढ़, CMC वेल्लोर, जिपमर, निमहांस। 150 करोड़ की आबादी में कुछ 8-10 हजार लोगों की किस्मत में ये संस्थान लिखे हुए हैं। आप इन इंस्टीट्यूशंस को नहीं चुनते हो, अगर आप जी तोड़ के मेहनत कर रहे हो तो ये संस्थान खुद आपको चुन लेते हैं। top persons, you will be assisting the surgery of prime minister of this country, secretary of different kind of ministries of this countries, elite class लोगों के अंदर बैठोगे। कभी किसी मिनिस्ट्री से आपको चीफ गेस्ट बुलाया जा रहा है, डिनर पे इनविटेशन आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है। कुछ लोगों की जो सर्विस है 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंदर पोस्ट कर दी गई है कि भैया प्रधानमंत्री की और राष्ट्रपति की जो खुद की हेल्थ टीम होती है उसमें आप लोग 5 सर्विस दो। दिल्ली एम्स और दिल्ली के सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ऑफिसर्स चुने जाते हैं। एक शानदार करियर, शानदार जिंदगी आपका इंतजार कर रही है बेटा, पढ़ते रहो, हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। EtCO2 का नॉर्मल लेवल क्या होता है, 32 से 42 MM/Hg। सारे जितने भी पेन, हाइलाइटर, जो भी है गोला मार लेना, EtCO2 बेटा 32 से 42 MM/Hg इसका नॉर्मल लेवल होता है। क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या, कि ये जो पोर्ट है EtCO2 मॉनिटरिंग लाइन के लिए होता है। EtCO2 क्या होता है, एंड टाइडल CO2, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 32 से 42 MM/Hg। चलो बेटा चलते हैं आगे। ये देखो, ये जो HME फिल्टर पे हमने क्या लगाया हुआ था, EtCO2 की लाइन लगाई थी ना, उसका, उस लाइन का दूसरा एंड एक मॉनिटर में लगा होता है। और ये जो मॉनिटर, ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछता है दिल्ली एम्स, 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 के नॉर सेट में तो फिर भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन कम थे, 21 तक बहुत थे। ऐसे मॉनिटर दे दे के पूछता है ये वो वैल्यू कौन सी है, ये क्या दिखाया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। ये देखो बेटा मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लूं मैं। इस मॉनिटर को देखो ध्यान से, मेरे को बताओ इसमें EtCO2 की वैल्यू कौन सी है। ये लो और जूम कर देता हूँ,
ठीक है, बताओ EtCO2 की वैल्यू कौन सी है? हाँ जी बेटा, देखो अब मैं बताता हूँ। रेड लाइन कार्डियक मॉनिटर, हाँ। देखो बेटा, ये जो आपको कैसे कलर के पेन से लिखूं, लाल से लिख देता हूँ, ठीक है। मक्खियां हमारा बोर्ड चला रही है, मेड गुरु की मक्खियां भी पढ़ा रही हैं। ये जो लिखा हुआ है ये है बेटा हार्ट रेट। ये जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ रहा है ये पेशेंट की हार्ट रेट है। ये जो नीले कलर में 98 लिखा हुआ आ रहा है पेशेंट का सैचुरेशन है, पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन है। ये जो येलो कलर में लिखा हुआ आ रहा है 36 जिसकी वैल्यू लिखी हुई आ रही है, ये है बेटा EtCO2। तो क्या इस पेशेंट का EtCO2 नॉर्मल है जवानों? नॉर्मल होता है 32 से 42, तो बिल्कुल इसका नॉर्मल रेंज के अंदर है। इस पेशेंट का वेंटिलेशन सही तरीके से हो रहा है, ठीक है। इसलिए नॉर्मल चीजें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 70 हार्ट रेट, हाँ। ये डॉटर ऑफ लॉर्ड शिवा बेटा, बहुत सही। और ये जो 119/75 है ये बीपी है। ये क्या है बेटा? ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर भी कैसा है? NIBP है बेटा, नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर। दो तरीके से ले सकते हैं, एक तो बीपी का कफ बांध दिया हाथ के ऊपर और मॉनिटर से जोड़ दिया और उसमें सेट कर दिया कि हर 10 मिनट में वो बीपी चेक कर लेगा अपने आप, तो आ रहा है। दूसरा तरीका होता है आर्टीरियल लाइन डाल के, कभी डिस्कस करेंगे उसको। आर्टरी के अंदर लाइन डाल दिए और वो सबसे एक्यूरेट तरीके से बीपी बता रही है, ठीक है। तो ये वाला जो ब्लड प्रेशर हो रहा है ये NIBP है, आर्टीरियल लाइन से नहीं आ रहा है, नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर। शायद शायद 2019 के एम्स के अंदर पूछा गया था और ऑप्शन के अंदर दोनों थे कि इन्वेसिव बीपी या NIBP। ये जो शो कर रहा है ना बेटा ये NIBP है, नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर। ये हो गया आपका नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर, ठीक है। नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर NIBP। तो इस मॉनिटर की सारी चीजें अपने को पता चली। ऊपर ही ऊपर जो शो कर रहा है बेटा ये हो गया आपकी हार्ट रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन, EtCO2 का लेवल और अपना नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ। देखो बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट्स को पूरा है ना रॉक स्ट्रॉन्ग कर देगा, मजा आ जाए। अरे बेटा तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि धुआं उठने लगे, है ना। ऐसा नहीं कि नॉरसेट आ रहा है, नॉरसेट से कहो कि बेटे हम आ रहे हैं तू वहीं रुक। 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग कर लो खुद को एग्जाम से। कुछ बच्चे कहते हैं नौकरी नहीं लग रही है सर, नौकरी कोई लॉटरी थोड़ी है जो लग जाएगी रातों रात। आप स्क्रैच करोगे कूपन और एम्स आपको मिल गया, रायपुर मिल गया, या अच्छा एम्स जोधपुर निकला है, मेरा एम्स पटना निकला है, लॉटरी लगती है बेटा। नौकरी तो छीननी पड़ती है, कंपटीशन का जमाना है, आपको लड़ना पड़ेगा। आपको अपने हक की जो लड़ाई है वो जीतनी पड़ेगी। और लड़ाई आपकी 3 जून को नहीं है, लड़ाई हर दिन है। आप सुबह 5 बजे नहीं उठ पा रहे हो तो आप आज की लड़ाई हार रहे हो। डेली 200 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप आज की लड़ाई हार रहे हो, ठीक है। आप खुद को बिल्कुल डिसिप्लिन से मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो आप आज की लड़ाई हार रहे हो बेटा। आप सवेरे 5 बजे उठ जाओ, लोगों से सबसे पहले उठ के 200 क्वेश्चन कर दो, फिर अपनी कोचिंग जो भी स्टडी करते हो स्टडी करो, खाना खाओ, शाम को सोने से पहले फिर 200 क्वेश्चन सॉल्व कर दो। अगर आप हर दिन की लड़ाई जीत रहे हो तो लिख के ले लो, 3 तारीख की लड़ाई भी जीत जाओगे। कभी मत कहना कि नौकरी लग नहीं पा रहे हैं, नौकरी छीननी पड़ती है, अपना हक छीनना पड़ता है, कोई लॉटरी थोड़ी है जो लग जाएगी। पढ़ो, हर टॉपिक 50-50 बार पढ़ो, मेहनत करो, जी तोड़ के मेहनत करो, कैसे नहीं लगेगी साली। इतनी बड़ी चीज थोड़ी हो गई है नौकरी। चलो टॉपिक पे आ जाओ। धीरज राजपूत कह रहा है डी है कैथेटर माउंट। हाँ बेटा बिल्कुल सही। अब इसको आप ना आइडेंटिफाई द आर्टिकल शोन इन इमेज बिलो विथ रेड एरो या मार्क्ड एरो। इस फोटो के अंदर ये जो लाल तीर का निशान है ये जिस चीज को दिखा रहा है ये क्या है? ये वाला जो जुगाड़ है, ठीक है, ये क्या है? वेंटी सर्किट, HME फिल्टर, टी पीस या कैथ माउंट? लगभग लोगों का आंसर आ रहा है डी 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 डी। अब बच्चे थोड़े से होशियार हो गए हैं, उनका लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है तो सबके आंसर सही आने लग गए हैं।
बहुत सही बेटा। ये वेंटी सर्किट तो है ही नहीं, है ना, अभी बता दूंगा कैसा होता है। एचएमई फिल्टर, तो एचएमई फिल्टर तो आप सब लोग पहचान गए हो कि जो काले तीर के निशान से मैंने बनाया है ना, ये एचएमई फिल्टर है। तो ये एचएमई फिल्टर भी नहीं है। टी पीस, टी पीस तो इस तरीके का जुगाड़ होता है, ये तो टू वे ही है, तो ये टी पीस भी नहीं है। बचा हुआ ऑप्शन अपना रहा बेटा कैथेटर माउंट। तो जिनका भी ऑप्शन डी था वो बिल्कुल ठीक था दोस्तों, ये है अपना कैथेटर माउंट। मैंने आपसे कहा था ना कि जो एचएमई फिल्टर है, एचएमई फिल्टर है, इसका नीचे वाला एंड वेंटिलेटर सर्किट से जुड़ा हुआ होता है, इसका ऊपर वाला जो एंड है पेशेंट की ईटी ट्यूब से या ट्रेकियोस्टोमी से जुड़ा होगा। अब बेटा इसको तो आप ईटी ट्यूब से जोड़ नहीं सकते। अच्छा आपने अगर जोड़ भी दिया तो अगर थोड़ा बहुत भी सर्किट मुड़ा तो ये निकल जाएगा। तो अपने को एक ऐसी ट्यूब चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो। ध्यान से सुनना, एक ऐसी ट्यूब चाहिए बेटा जो फ्लेक्सिबल हो, जो थोड़ी बहुत मुड़ भी जाए तो उसमें से निकले नहीं। तो ये जो फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसके ऊपर इस तरीके के देखो, इसको कोरुगेटेड ट्यूब बोलते हैं। ये जो मुड़ने उड़ने वाली ट्यूब होती है ना, जिसके ऊपर ये ऐसी रिंग 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 सी बनी होती है, स्पाइरल रिंग्स बनी होती है, इसको कोरुगेटेड ट्यूब बोलते हैं, कोरुगेटेड ट्यूब। इसी को कहा जाता है कैथेटर माउंट। ठीक है, वेंटिलेटर सर्किट को और जो एचएमई फिल्टर है उसको पेशेंट से ईटी ट्यूब से या ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब से कनेक्ट करने के काम में आता है। इसको कैथेटर माउंट या वेंटिलेटर माउंट कहा जाता है। फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है बेटा। बात समझ में आ रही है क्या? अरे जवानों बोलो, हाँ ना कुछ तो बोलो। जय माता दी बोल दो, जोर लगा के बोलो। हाँ, तो कैथेटर माउंट क्या हुआ बेटा? कैथेटर माउंट वो जुगाड़ है जिससे वेंटिलेटर सर्किट को या एचएमई जो फिल्टर है उसको अपन पेशेंट से कनेक्ट करेंगे। और पेशेंट से दो ही चीजों से कनेक्ट कर सकते हो आप, या तो उसके ईटी ट्यूब से या फिर उसके ट्रेकियोस्टोमी से। आ गई बात समझ में? जा रहा है तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ? अच्छा देखो और अच्छे से दिखा देता हूँ। ठीक है, अगला चित्र देखो। ये पूरा मस्त वाला जुगाड़ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लो बेटा यहाँ पर वेंटिलेटर है, ये वेंटिलेटर का ना ह्यूमिडिफाइंग चैम्बर होता है, क्योंकि चाहे वेंटिलेटर से मिल जाए चाहे ऑक्सीजन आउटलेट से मिल जाए, किसी भी पेशेंट को सूखी हवा नहीं देते हैं हम, क्योंकि सूखी हवा दे देंगे ना तो उसका गला छिल जाएगा। हवा हमेशा होती है ह्यूमिडिफाइड। ऑक्सीजन भी आउटलेट आपने देखा होगा, उसके ऊपर एक बोतल सी लगी रहती है जिसके अंदर डिस्टिल वाटर भरते हैं, उसको ह्यूमिडिफायर बोलते हैं। तो ऐसे ही वेंटिलेटर के अंदर भी एक ह्यूमिडिफाइंग चैम्बर होता है जिसके अंदर से होके हवा निकलती है और फिर पेशेंट को मिलती है। और ये जो दो ट्यूब है ना इसको वेंटिलेटर सर्किट बोलते हैं जवानों। ये जो दो ट्यूब आपको दिखाई दे रही है इनको बोलते हैं वेंटिलेटर सर्किट। यहां से वेंटिलेटर ने हवा डाली, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। येलो कलर का पेन मैंने ले लिया है। यहाँ से, यहां से वेंटिलेटर ने हवा डाली, एयर जो है ह्यूमिडिफाइंग चैम्बर में गई, यहां से पेशेंट की तरफ चली गई। इंस्पिरेशन, एक ट्यूब होती है इंस्पिरेशन के लिए। वेंटिलेटर सर्किट में जवानों दो ट्यूब होती है, ध्यान से सुन लेना। वेंटिलेटर सर्किट के अंदर दो ट्यूब होती है, एक इंस्पिरेशन के लिए दूसरी एक्सपिरेशन के लिए, एक इंस्पिरेशन के लिए दूसरी एक्सपिरेशन के लिए। तो इस, हमारी मक्खियां बोर्ड चला गई। ठीक है, देखो ये वाली जो ट्यूब है इससे पेशेंट को इंस्पिरेशन होगा, हवा पेशेंट के अंदर गई। ठीक है, और जो दूसरी वाली ट्यूब है ये होती है बेटा एक्सपिरेशन के लिए। तो अपने को इतनी बात पता चल गई कि जो वेंटिलेटर सर्किट होता है इसमें दो ट्यूब होती है, वन इज फॉर इंस्पिरेशन एंड अनदर वन इज फॉर एक्सपिरेशन। ठीक है, अब ये जो वेंटिलेटर सर्किट है इसको डायरेक्ट आप पेशेंट, पेशेंट के अंदर देखो बेटा या तो ईटी ट्यूब लगी हुई होगी, ये देखो इस वाले डायग्राम में, या फिर पेशेंट को ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगी होगी। तो इस वेंटिलेटर सर्किट को अगर मैं डायरेक्ट इनसे जोड़ूंगा तो निकलने की संभावना ज्यादा है। तो मेरे को बीच में एक ऐसा कनेक्शन चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, जो थोड़ा बहुत मुड़ भी जाए तो निकले ना, उसको कहा जाता है कैथेटर माउंट, जो आपको यहाँ पर दिखा दिया गया है। एक बार मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ये देखो, ये वेंटिलेटर सर्किट है, ये दो पेशेंट है, एक को लगा है एंडोट्रेकियल ट्यूब, दूसरे को लगा है ट्रेकियोस्टोमी। मैं इस वेंटिलेटर सर्किट को पेशेंट से अटैच करना चाहता हूं, तो मेरे को ऐसा जुगाड़ चाहिए जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो। ठीक है
है ना, फ्लेक्सिबल हो, और इस जुगाड़ को कहा जाता है कैथेटर माउंट। ये फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, तो कैथेटर माउंट का फंक्शन समझ में आया क्या? अरे बेटा बोलो। कैथेटर माउंट वो जुगाड़ है जो वेंटिलेटर सर्किट को पेशेंट से जोड़ने के काम में आता है, कैथेटर माउंट। अरे टाबरो हाँ ना, कुछ जय माता दी कुछ तो बोलो। कमेंट चलते रहने चाहिए, ऐसे तो खूब टाइपिंग करते हो व्हाट्सएप पे हैं। हाँ, धुआं उठना चाहिए। चलो बेटा, तो कैथेटर माउंट समझ में आया, आ गया होगा, है ना। पीयूष व्यास, मक्खी बहुत डिस्टर्ब करती है, आजा बेटा पीयूष, अपन दोनों मिलके मक्खियों को पकड़ेंगे यहाँ पे। चलो क्वेश्चन देखो, पुराना स्टूडेंट है हमारे बैच का ये पीयूष व्यास, अच्छा टाबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू कंफर्म द प्लेसमेंट ऑफ एन ईटी ट्यूब? क्वेश्चन देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू कंफर्म द प्लेसमेंट ऑफ एन ईटी ट्यूब? ईटी ट्यूब के प्लेसमेंट को, कि ईटी ट्यूब जो हमने डाली है एंडोट्रेकियल ट्यूब, वो सही जुगाड़ लगा है, वो अपना काम सही कर रही है, इसको कंफर्म करने का बेस्ट तरीका क्या है? कंफर्म तो बहुत सारी चीजों से कर सकते हैं, बेस्ट की टर्म पकड़ो इसके अंदर, बेस्ट। हर चीज जिंदगी में बेस्ट ही तो चाहिए होती है। बेस्ट मेथड टू कंफर्म द प्लेसमेंट ऑफ एन ईटी ट्यूब। अरे टावरों, ईटी ट्यूब का प्लेसमेंट कंफर्म हो जाए, ऑप्शन ए चेस्ट एक्सरे, ऑप्शन बी आस्कल्टेशन, फेफड़ों के ऊपर स्टेथोस्कोप रख लिया यहाँ पे चेस्ट पे और सुन रहे हैं कि क्या हवा अंदर जा रही है, अंदर जाएगी तो फुश ऐसी वुश साउंड निकलती है, ठीक है। ईसीजी तीसरे नंबर का, और ऑप्शन डी कैप्नोग्राफी। बताओ, आंसर बताओ जवानों। ए को लॉक कर दिया जाए, संजय कह रहा है। देखो बेटा, इसीलिए तो ऐसे क्वेश्चन मैंने डाले हैं। एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, एग्जाम में कभी भी तुक्के नहीं मारने होते। जब प्रैक्टिस में तुक्का सही नहीं लग रहा है तो एग्जाम में लग सकता है क्या? और इसीलिए प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, जिससे अपने को पता चल जाए कि हमारे तुक्के कितनी एक्यूरेसी से लगते हैं। बेटा, अगर कोई चीज आपने पढ़ी हुई नहीं है तो सारा दिमाग लगा के जो आप आंसर सोचोगे ना, वो गलत होगा। फिर से सुनना मेरी बात को, एग्जाम में अगर कोई टॉपिक आपने पढ़ा हुआ नहीं है तो सारा दिमाग लगा के, सारा दिमाग जितना तुम्हारे अंदर है पूरा पूर्ण 100% इस्तेमाल करके जो तुम आंसर सोचोगे वो गलत है। तो इसका आंसर ए चेस्ट एक्सरे तो नहीं होगा, कतई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये मेरे से सुनो अब। मान लो मैंने एक पेशेंट को ईटी ट्यूब डलवाई और फिर उसका चेस्ट एक्सरे करा। अब उस एक्सरे के अंदर ट्यूब गले में है, ये बात पता चल गई, आपकी इतनी बात सही है। लेकिन इससे मेरे को ये कहाँ पता चला, गले में तो दो पाइप होते हैं, आगे की तरफ एयर पाइप या विंड पाइप होता है, पीछे की तरफ इसोफेगस या फूड पाइप होता है। अब मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि ये जो ट्यूब गई है, ये जो गले के अंदर दिखाई दे रही है एक्सरे के अंदर, ये पेशेंट के फूड पाइप में है कि विंड पाइप में? एक्सरे से कर तो सकते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड, इसमें ऑप्शन और भी तो है, बेस्ट मेथड क्या है? अब आए ना सही। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं बी आस्कल्टेशन। अरे बेटा, अरे बेटा, इधर देख, मान ले ये किसी पर्सन का एयरवे है, क्या है? एयरवे। ये ट्रेकिया, ये इसके दो ब्रोंकाई हो गए, ये इसके दो फेफड़े बनाते हैं अपन, ये दो अपन ने इसके लंग्स बना दिए। अगर ईटी ट्यूब डाली, ईटी ट्यूब डाली, ईटी ट्यूब कैसे कलर की बनाए? हरे कलर की बनाते हैं, ठीक है। अगर ईटी ट्यूब डाली और ये ईटी ट्यूब, मान लिए बेटा ये वाला लेफ्ट साइड है और ये वाला राइट साइड है, ठीक है। अगर हमने ईटी ट्यूब डाली और वो या तो लेफ्ट ब्रोंकस या राइट ब्रोंकस के अंदर घुस गई तो ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आस्कल्टेशन जो होता है वो भी फाल्स हो सकता है। अच्छा, आस्कल्टेशन से कर तो सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, लेकिन बेस्ट मेथड की जब बात आ जाए, बेस्ट मेथड, तो बेस्ट के अंदर बेटा ये तो नहीं होगा। अरे जैसे मान लो आपको कटिंग कराने जाना है, तो गली के अंदर 10 नहीं होते हैं, नाथू चौथू मगड़ू सब कटिंग कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तो जावेद हबीब है। तो बेस्ट की बात में तो बेस्ट ही होगा। आपको जयपुर में कचौरी खानी है तो सबसे बेस्ट तो रावत वाली की होगी, है ना। आपको लड्डू खाने हैं तो सबसे बढ़िया लड्डू तो भगत जी के हैं, देसी घी के। बाकी तो लड्डू सब बनाते हैं, हर गली में हलवाई होता है, लेकिन सबसे बढ़िया लड्डू तो भगत जी के हैं, है ना। तो सब कुछ बेस्ट बेस्ट होता है ना, जैसे कोचिंग तो बहुत सारी है, पर सबसे बेस्ट कौन सी? सबसे बेस्ट तो मेड गुरु है ना। तो हर चीज के अंदर बेस्ट होता है ना, तो यहाँ पे अपने को बेस्ट मेथड बताना है। तो बेस्ट मेथड, अच्छा चेस्ट एक्सरे बेस्ट मेथड,
नहीं होता है। आस्कल्टेशन कर तो सकते हैं लेकिन चांसेस ऑफ एरर आर वेरी हाई। ईसीजी, ईसीजी का तो ईटी ट्यूब से कोई लेना देना ही नहीं है। इसका आंसर अब सही रुझान आने लगे टावरों के, डी 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 डी। तो बेटा कैपनोग्राफी इज द राइट आंसर। कैपनोग्राफी सही मायने में सही उत्तर है। इस क्वेश्चन को देना इसका उद्देश्य यही था। अरे क्वेश्चन बनाना तो एक बहाना है, हमारा असली उद्देश्य तुमको कैपनोग्राफी समझाना है। हाँ यस, मेड गुरु ही सबसे बेस्ट है, हम प्रूव करके बताएंगे। 100 में से 100 टावरों का सिलेक्शन देंगे हम। ये नाथू चौथू मंगड़ू है ना, इनको बताएंगे कि बेस्ट क्या होता है। ठीक है, देखो कैपनोग्राफी, ये क्वेश्चन डालने का हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि आप लोगों को कैपनोग्राफी समझाई जाए। तो आज के बाद ध्यान रख लेना कि ईटी ट्यूब या ट्रैकियोस्टोमी को सबसे बेस्ट कंफर्म कौन करता है? कैपनोग्राफी, कैपनोग्राफी, कैपनोग्राफी। अपनी कॉपी के ऊपर लिख लेना बड़ा बड़ा कैपनोग्राफी। अब कैपनोग्राफी होता क्या है देखो बेटा, मैं बताता हूं आपको। कैपनोग्राफी, बेटा कॉपी लेके बैठे हो ना, उस कॉपी के अंदर नोट्स लिखना। कैपनोग्राफी जो अभी ईटीसीओ2 पढ़ा था ना अपन ने, अरे बच्चों जो ईटीसीओ2 पढ़ा था ना, उस ईटीसीओ2 की मॉनिटरिंग को ही कैपनोग्राफी कहते हैं, कृतिका कह रही है। हाँ, मॉनिटरिंग ऑफ CO2 लेवल। अरे बेटा CO2 नहीं, CO2 नहीं, ईटीसीओ2। कैपनोग्राफी बोले तो ईटीसीओ2 पूरा बोलना है। CO2 भी कौन सा? ईटीसीओ2। ईटीसीओ2 की मॉनिटरिंग और ये भी आता है, पूरी परिभाषा होती है कैपनोग्राफी की जो अभी मैं लिखूंगा। मॉनिटरिंग ऑफ EtCO2 लेवल अलोंग विथ इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। EtCO2 के लेवल का मॉनिटरिंग उसके ग्राफ के साथ में कैपनोग्राफी कहलाता है। मॉनिटरिंग ऑफ EtCO2 लेवल अलोंग विथ इट्स ग्राफ। अगर कैपनोग्राफी ऑप्शन में नहीं हो तो फिर जो भी आप आंसर दे रहे थे वो सही हो सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर कैपनोग्राफी है ना बेटा, तो बेस्ट रेस्पॉन्स आपका कैपनोग्राफी होगा, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका कैपनोग्राफी। कैसे होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ये समझ लो कैपनोग्राफी होता है क्या है। कैपनोग्राफी का मतलब होता है कि जो EtCO2 का लेवल है उसको मॉनिटर करते हैं उसके ग्राफ के साथ में। ग्राफ कैसा दिखता है मैं दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है ना। अच्छा, ग्राफ देखो पहले तो। ग्राफ कहाँ गया? देखो मैं बताता हूँ आपको। EtCO2 का ग्राफ इस तरीके का होता है। EtCO2 का ग्राफ इस तरीके का होता है। ये अपनी किसी ना किसी फोटो के अंदर आया जरूर होगा, ये रहा। ठीक है, ये देखो बेटा, इस फोटो के अंदर आपका जो EtCO2 का लेवल है दिखाई दे रहा है ना अपने को। ये EtCO2 36 लिखा हुआ था, तो EtCO2 का ग्राफ देखो इस तरीके का चल रहा है। इसको बोलते हैं कैपनोग्राफी, मॉनिटरिंग ऑफ EtCO2 लेवल अलोंग विथ इट्स ग्राफ। मॉनिटरिंग ऑफ EtCO2 अलोंग विथ इट्स ग्राफ। ग्राफ के साथ में मॉनिटरिंग करने को कहा जाता है कैपनोग्राफी। अब ये कंफर्म कैसे करेगा ईटी ट्यूब को? मेरी बात सुनो टाबरों, हमने किसी भी पेशेंट को ईटी ट्यूब या ट्रेक्योस्टोमी क्यों डाली होती है? ताकि उसका वेंटिलेशन हो। पेशेंट अपने आप सांस नहीं ले पा रहा, इससे दो चीजें हो रही है, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही और CO2 बाहर नहीं निकल रही। ध्यान से सुन लेना, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही और CO2 बाहर नहीं निकल रही। अब अगर किसी पेशेंट की सांस अगर अंदर नहीं जा रही और बाहर नहीं आ रही, तो पेशेंट के अंदर धीरे धीरे CO2 का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि CO2 उसकी बाहर नहीं निकल रही, तो CO2 धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अब उस पेशेंट को हमने वेंटिलेटर पे ले लिया, ठीक है, हमने वेंटिलेटर पे ले लिया, ट्यूब व्यूब घुसा दी, लेकिन उस ट्यूब से ना तो उसकी ऑक्सीजन बढ़ी और ना ही CO2 कम हुई, तो उस ट्यूब का कोई भी सेंस नहीं है। पेशेंट को ट्यूब डाली है वेंटिलेशन करवाने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि जो हवा हम देते हैं वो पेशेंट के फेफड़ों तक पहुंचे, यानी उसका वेंटिलेशन हो, उसके लंग्स के अंदर हवा जाए और वापस बाहर आए, हवा का आना जाना शुरू हो जाए, वेंटिलेशन हो। और जब पेशेंट को हवा छोड़ेगा मुंह से, ठीक है, जब पेशेंट एक्सपिरेट करेगा तो उसके अंदर CO2 आएगी, अरे हाँ या ना, और धीरे धीरे जब ऑक्सीजन जाएगी और CO2
बाहर निकलेगी तो CO2 का लेवल, EtCO2 का लेवल धीरे धीरे कम होने लगेगा। और ये शो करता है कि आपका जो वेंटिलेशन है, आपका जो ट्यूब डालने का पर्पज है वो सॉल्व हो गया है। तो EtCO2 इसलिए सबसे बेस्ट मेथड है। अगर आपने किसी व्यक्ति को ट्यूब डाल दी और उसका EtCO2 धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका मतलब उसकी जो CO2 है वो वॉश ऑफ हो रही है, उसके ब्लड में वापस से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लग गया है, CO2 का कम होने लग गया है। इसलिए EtCO2 का मॉनिटरिंग सबसे बेस्ट माना जाता है टू कंफर्म द प्लेसमेंट ऑफ एन एयरवे डिवाइस। ठीक है, याद कर लेना। EtCO2 से अपने को ये पता चल जाएगा कि पेशेंट का वेंटिलेशन हो रहा है और धीरे धीरे EtCO2 का लेवल कम हो रहा है, मतलब पेशेंट का प्रॉपर वेंटिलेशन और ऑक्सीजनेशन हो रहा है। आई बात समझ में? और कैप्नोग्राफी होता है मॉनिटरिंग ऑफ EtCO2 लेवल अलोंग विथ इट्स ग्राफ। ठीक है बेटा। कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट करते रहो। आज के आखिरी प्रश्न को हम डिस्कस करते हैं। आज के लाइव हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन ये रहा। आपके मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट जो भी यूज कर रहे हो उसकी स्क्रीन के ऊपर आइडेंटिफाई द आर्टिकल यूज्ड या शोन इन इमेज बिलो। चित्र में दिखाए गए आर्टिकल का क्या नाम है? स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, आर्टरी फोर्सेप, एलिगेटर फोर्सेप या मेजिल्स फोर्सेप? कमेंट करो बेटा फटाफट। हाँ, कमेंट आना शुरू हो गए हैं। बेटा ये स्पंज होल्डिंग फोर्सेप है, आर्टरी फोर्सेप है, एलिगेटर फोर्सेप है या मेजिल फोर्सेप है? हैं? ये है बेटा आप लोगों का सभी का आंसर बहुत ज्यादा सही है। बहुत ही सही जवाब है डी, मेजिल फोर्सेप। ये क्या है? मेजिल फोर्सेप है। पहचानने का तरीका देखो बेटा, आर्टरी तो आपने सबने देखी होगी, आर्टरी फोर्सेप तो है ही नहीं। स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, स्पंज होल्डिंग जो फोर्सेप होता है उसका मुंह जो होता है वो तो ऐसा ही होता है, ऐसा गोल गोल। ये जो इमेज दी गई है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है मेजिल फोर्सेप। क्या है बेटा? मेजिल फोर्सेप, जो ये चित्र में आपको दिखाई गई है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? मेजिल फोर्सेप है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि अपने को सिर्फ सही आंसर से मतलब नहीं है, बाकी जो ऑप्शन सही नहीं है या जो गलत हैं उनका क्या मतलब है ये भी तो अपने को पता होना चाहिए। अरे हाँ या ना? ठीक है। अब बेटा ये तो हो गया मेजिल फोर्सेप। अगर स्पंज होल्डिंग फोर्सेप की बात करें, अगर बात करें स्पंज फोर्सेप की, जो स्पंज पकड़ने के काम में आता है, वो उसका मुंह तो उसका भी ऐसा ही होता है लेकिन वो सीधा होता है। वो सीधा होता है। ठीक है, वो ऐसा सीधा होता है बेटा। ये देखो, ये किसी एंगल पे मुड़ा हुआ है। और ये जो स्पंज होल्डिंग फोर्सेप होता है ना, ये ऐसा सीधा होता है। कैसा होता है? जैसा आपको चित्र में दिखाया गया है, बिल्कुल सीधा। कृतिका कह रही है हेड गुरु है तो सिलेक्शन है, वरना बस रिजेक्शन है। बेटा देखो ऐसा है, हमारे प्रयास है बेटा कि बेस्ट से बेस्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल, गाइडेंस, क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाए जाएं। और बेस्ट तो बेटा आप लोगों का आत्मविश्वास है, आप लोगों का भरोसा है। ठीक है, सब लोग दुनिया में पढ़ाते हैं, हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, कोई गुरुजी अच्छे बुरे कुछ नहीं है। लेकिन एक तरीका होता है, हम हमारे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, सबसे ज़्यादा जो एक्सपर्टीज़ वाली पर्टिकुलर टॉपिक की एक्सपर्टीज़ है वो हमारे पास में है। सबसे अच्छा जो कॉम्पिटिटिव माहौल है हम आप लोगों को देने की कोशिश करते हैं। 19-20 इंसान है, ह्यूमन एरर बेटा किसी के भी साथ में पॉसिबल है। अपने आप को बेस्ट तो हम क्या कहें, बेस्ट आप लोग बनाते हो हम लोगों को। ठीक है, जो रिजल्ट आता है, जो आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों का भरोसा है, वो बेस्ट है बेटा। उसको इसी तरीके से बनाए रखें। और ये हमारा वादा है कि हर बीतते दिन के साथ में जो हमारी सेवाएं हैं, जो टीचिंग है, वो हमेशा निखरती जाएगी, बेहतर होती जाएगी। और ऐसी चीजें, ऐसी क्लासेस, ऐसा डाटा आपके लिए लेके आएंगे जो आपको डायरेक्टली हेल्प करे। ये हमारा वादा है आपसे। बाकी बेस्ट तो ये प्रोसेस है, हम और आप दोनों मिलकर के इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये हो गया बेटा स्पंज होल्डिंग फोर्सेप।
अब एलिगेटर फोर्सेप, जब किसी व्यक्ति के कान में नाक में कुछ फंस जाता है तो उसको निकालने के काम आता है एलिगेटर फोर्सेप। ये बेटा होता तो कैसा है, एलिगेटर, ये होता तो मुड़ा हुआ ही है। एलिगेटर फोर्सेप होता तो मुड़ा हुआ ही है, लेकिन इसकी जो चोंच है ये ऐसी होती है, ऐसी गोल गोल नहीं होती है। एलिगेटर फोर्सेप की जो चोंच है वो कुछ इस तरीके की होती है, एलिगेटर की तरह, घड़ियाल की तरह, ये देखो। तो एलिगेटर फोर्सेप होता तो मुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी जो चोंच होती है वो घड़ियाल की तरह होती है, इस तरीके की गोल गोल नहीं होती है, ठीक है। तो जो गलत ऑप्शन है वो कैसे दिखाई देते हैं ये हमने बता दिया है ना। अब बेटा ये जो मेजिल फोर्सेप है ये काम कब आती है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। जब किसी पर्सन का हम इंट्यूबेशन कर रहे हैं, उसके ट्रेकिया के अंदर या उसके एयरवे के अंदर हम ट्यूब डाल रहे हैं और मान लो वो ट्यूब जा नहीं रही है, लेरिंगोस्कोप से किसी चीज से नहीं जा रही है, बार बार साइड में अटक रही है, तो इस मेजिल फोर्सेप से उस ट्यूब को पकड़ के उसको गाइड किया जाता है ताकि वो एयरवे में चली जाए, ठीक है, ताकि वो उस व्यक्ति के एयरवे में चली जाए, मेजिल फोर्सेप। लिख देता हूं बेटा, मेजिल फोर्सेप यूज्ड टू गाइड ट्यूब इनटू एयरवे, और एयरवे बोले तो ट्रैकिया, ठीक है। अगर इंट्यूबेशन चल रहा है और कोई चीज जो है पेशेंट के एयरवे में, ईटी ट्यूब है, मोस्टली ईटी ट्यूब ही है, या नेजल इंट्यूबेशन चल रहा है तो उसके एयरवे में नहीं जा रही है, तो मेजिल फोर्सेप से पकड़ते हैं और उसको गाइड कर दिया जाता है, इसलिए मेजिल फोर्सेप काम में आता है। तो बेटा ये था हमारा आज का लाइव सेशन। हमेशा की तरह कोशिश रहती है आपको बेहतर से बेहतर टॉपिक प्रेजेंट करने की, और भी जो आपकी रिक्वेस्ट थी पुष्पेंद्र सर की जो क्लास है, मेरे ख्याल में बीच में जो हमारे मैनेजमेंट या जो हमारा लॉजिस्टिक्स संभालते हैं उन्होंने आपको आंसर दे दिया है कि जल्दी ही पुष्पेंद्र जी की एंडोक्राइनोलॉजी की क्लास आप लोगों को मिल जाएगी, और भी जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हो बेहतर से बेहतर चीज़ें आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। वो हमारे नंबर के ऊपर बेटा आप संपर्क करके बता दो, बिल्कुल कोशिश रहेगी आपको जो टॉपिक पढ़ना है वही पढ़ाया जाए और बहुत अच्छी क्वालिटी से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और ये हमारी आज की क्लास थी। इसी के साथ बेटा आप सब लोगों का धन्यवाद अपना समय देने के लिए, हम लोगों पर भरोसा बनाए रखने के लिए, आगे भी बनाते रहना। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।